हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। इस सेशन में मैं आपके लिए द लीडर ऑफ मेन जो लेसन है, जो कहानी है, उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ। तो इसमें 36 पैसेजेस या पॉइंट्स हैं और मैं एक एक कर आपको उनकी हिंदी बताता जाऊंगा। और यदि आप पुस्तक हाथ में ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह यह लेसन समझ में आ जाएगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। नंबर 1, वह बदले गए सुरक्षा कर्मियों में से एक था जो हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग में नवंबर के अंत में आया था। 4 सुरक्षा कर्मी वहाँ हमेशा रहते थे। 2 दिन में काम करते हैं और 2 रात में। वे पार्किंग की जगह के नज़दीक नौकरों के लिए बने छोटे कमरों में रहते हैं और उन्हें अपने परिवारों को वहाँ रखने की अनुमति नहीं है। इनमें से अधिकांश सुरक्षा कर्मी आलसी और दयनीय प्राणी हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वे किसी भी तरह जिंदा रह लेने से ही संतुष्ट हैं। उनमें अन्य अनपढ़ और छोटी जाति के हैं और चमचमाती कारों की नई चमकती क्रोम के बीच उनकी गरीबी साफ झलकती है। नंबर 2, इसलिए मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने रूप सिंह को पहली बार देखा, जब मैं पिछले दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां मनाने पटना आया था। वे दूसरे सुरक्षा कर्मियों की तरह बिल्कुल नहीं थे। वे 5 फीट 10 इंच के कट्टे व्यक्ति थे, जिनकी लंबी नुकीली अव्वल दर्जे की नाक थी और उनकी शानदार हल्की भूरी मूंछ ने उनके ऊपरी होठ को ढक रखा था और जिनके दोनों छोर रोबीले अंदाज में मुड़े हुए थे। वे अपने नाम के अनुरूप थे। उनके कपड़े हमेशा आयरन किए हुए और क्रीज में रहते थे और उनके काले जूते हमेशा चमकते रहते थे। वे अपने सहकर्मियों से बिल्कुल अलग थे, क्योंकि वे जैसी तैसी वर्दी और धूल से सने कैनवस के जूतों में रहते थे। वास्तव में वह सच्चे अर्थों में अपने नाम के अनुरूप थे। वे वहाँ बिल्कुल नहीं जंचते थे। अब नंबर 3 पे मैं आता हूँ। जब पहली बार मैंने उन्हें देखा तो वे लॉबी के स्वागत काउंटर पर थे और केडिया जी से डांट खा रहे थे। केडिया जी की उम्र 30 के पास है और वे हमारे फ्लैट के ठीक सामने F9 फ्लैट में रहते हैं। उनका बहुत सारा कारोबार है और उन्हें काफ़ी धनी माना जाता है। उनमें बेवकूफ़ी से भरा अहंकार है जो धन के साथ आता है और वह उनके चेहरे को देखकर झलक जाता है। वे उसे उसी शान से झलकाते हैं जैसे वे अपनी सोने की चौड़ी बेकार सी भारी घड़ी को अपनी कलाई पर और मोटरोला सेलफोन को अपनी दाईं कमर पर रखकर झलकाते हैं। वे छोटे और तगड़े हैं और गंजे हो रहे हैं। उनका चेहरा अत्यधिक स्ट्रॉ बियर पीने के कारण फूलने सा लग गया है। वे हमारे इर्द गिर्द मंडराने और आगे बढ़ने वाले उत्साही पुरुषों में हैं और मुझे लगता है यह सकारात्मक बात है। अब नंबर 4, केडिया जी पक्के पियक्कड़ हैं, अपने समय की सच्ची संतान। वे अंधाधुंध खरीदारी करते हैं जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन के लिए, किसी उद्देश्य को पाने के लिए। जब वे पीते हैं तभी वे जीते हैं। खरीदना उनके मोक्ष पाने का ब्रांड है। यदि अगले 6 महीने में कोई नई कार बाजार में नहीं आती तो उनकी तबीयत सचमुच खराब हो सकती है और उनकी मृत्यु भी हो जा सकती है। नंबर 5, अब कहानी की ओर वापस चलें। रूप सिंह काउंटर के पीछे खड़े थे और केडिया उनके सामने चिल्ला रहे थे
और दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल केडिया जी जैसा दिखता था, सोने की घड़ी इत्यादि पहने पागल हो हाथ हिलाते हुए एक ही सांस में चिल्ला रहा था। किसी कारण वे दोनों रूप से बहुत गुस्साए हुए थे। सामान्य रूप से मैं नहीं रुका होता, क्योंकि अक्सर केडिया जी किसी न किसी कारण किसी न किसी कर्मचारी पर चिल्लाते ही थे। वे ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वे उसे बहुत गंभीरता से लेते हैं, लेकिन वे रूप का खुला और सरल आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरा चुनौतीपूर्ण और चेहरा था, जिसकी आंखों में जख्मी सम्मान था, जिसने मुझे उस दृश्य को नए सिरे से देखने के लिए रोक लिया। तभी एक बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात हुई। रूप ने केडिया से बिल्कुल सही लेकिन थोड़े देहाती लहजे में अंग्रेजी में कहा, लेकिन यह मेरी गलती नहीं है सर, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अब यह तो हैरानी की बात है, मैंने सोचा। मुझे अचानक दिसंबर की धीमी हवा में कुछ नाटकीय होने का एहसास हुआ। केडिया हैरान थे और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना और न ही उनके मित्र ने। मैं उनके चेहरों पर आई हैरानी को देख अनुमान लगा सका। अहंकार अचानक बदल गया। मुझे पक्का विश्वास है कि रूप ने भी उनकी आंखों में यह देख लिया होगा। अब मेरी दिलचस्पी उसमें जगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि समस्या कितनी छोटी थी। केडिया का चेहरा अब लाल हो गया था और एक छेद किए हुए बलून से निकलती गर्म हवा की तरह वे गुस्सा कर बोले, नंबर 6, तुम मुझसे इंग्लिश में बात करते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंबर 7, मैंने तो सिर्फ कहा कि मैं अपना काम कर रहा था और मैं नीच नहीं हूं, मैं इंग्लिश समझता हूं, रूप ने केडिया से हिंदी में कहा। नंबर 8, मैं तुम्हें निकाल दूंगा। नंबर 9, यह सुनकर रूप शांत हो गए और उन्होंने अपने गुस्से को दबा लिया, लेकिन बस थोड़ी ही देर के लिए। नंबर 10, इस बीच मैं निष्पक्ष हो बीच में बोल पड़ा, क्या बात है केडिया जी? नंबर 11, उन्होंने मुड़कर मुझे देखा। सामान्यतः वह मेरी उपस्थिति पर भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उस दिन मुझे वहां देखकर वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने मेरे बारे में सोचा कि उन्हें अपने वर्ग के अनुरूप एक साथी दुश्मन वर्ग के खिलाफ मिल गया था, लेकिन जल्दी ही मैं उसके विपरीत साबित हुआ। नंबर 12, आह ऋत्विक, अच्छा है तुम यहाँ हो। वे इंग्लिश में बोलने लग गए, लेकिन फिर सब कुछ सामान्य हो गया और वे हिंदी में बोलने लग गए, जो उनकी इंग्लिश से भी बुरी थी। मेरे मित्र शर्मा जी यह कह वे मुस्कुराए और मैं भी मुस्कुरा उठा। आए थे 15 मिनट पहले मुझसे मिलने और इस बेवकूफ़ ने इन्हें मेरे पास नहीं आने दिया। नंबर 13, मैं हर सप्ताह यहाँ आता हूँ और पहले कभी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। वह चाहता था कि मैं पहले केडिया जी से इंटरकॉम पर बात करूं और जब मैंने मना कर दिया तो इसने मुझे ऊपर जाने से रोक दिया। नंबर 14, इतनी छोटी सी बात में अपने को उलझा देख मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी मैंने कहा, वह तो सिर्फ अपना काम कर रहा था और दूसरी बात यह है कि वह तो नया है और आपको नहीं जानता है। नंबर 15, इसने मेरे मेहमान का अपमान किया। केडिया चिल्लाए, लेकिन अब उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास की कमी थी। नंबर 16, ये नियम हमारे द्वारा बनाए गए हैं केडिया जी, और सिंह जी तो सिर्फ कह रहे थे वह जो उन्हें करने के लिए कहा गया है, और यह तो आपकी सुरक्षा के लिए है। नंबर 17, शर्मा जी और केडिया जी ने मुझे घूर कर देखा और तब केडिया जी ने कहा, ऋत्विक, मैं आपके पिताजी से शिकायत करने जा रहा हूँ। आप अपने बड़ों से बात करना भी नहीं जानते। मैंने उन्हें मुस्कुराकर देखा और शांत रहा। वे तेजी से एलिवेटर में घुस गए और उनके पीछे उनके मित्र हो लिए। मैं सीढ़ियों पर चढ़ गया। नंबर 18, बाद में मुझे अपने नौकर मुन्ना से मालूम हुआ कि उनका नाम रूप था और वे राजपूत थे।
मुन्ना ने मुझे यह भी बताया कि दूसरे सुरक्षाकर्मी उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें बहुत घमंडी समझते थे। वह सोचता था कि ऐसा रूप की अगड़ी जाति के होने के कारण था, क्योंकि अन्य सभी पिछड़ी जाति के थे। सामान्यतः रूप अपने से मतलब रखते थे और जब उनका काम समाप्त हो जाता था तब वे गार्ड रूम में किताबें पढ़ते थे। मुन्ना को यह सब असामान्य व्यवहार लगता था, लेकिन वह भी इस बात को मानता था कि वे अभी तक के सबसे अच्छे सुरक्षा कर्मी थे जिन्होंने हमारी बिल्डिंग में काम किया था। वे चुस्त थे और अपना काम चुपचाप कुशलता पूर्वक करते थे। उसके लिए उन्हें 600 रुपए की ऊंची मासिक तनख्वाह मिलती थी। अन्य सुरक्षा कर्मियों की तरह वे उबले चावल और आलू पर गुजारा करते थे। यह सब सिर्फ 600 रुपए प्रति महीने में। मेरी कमीज उससे बहुत अधिक में आती है। यह हंसने वाली बात थी, इतने पैसे, लेकिन यह सही थी। नंबर 19, केडिया ने मेरे पिताजी से शिकायत कर दी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं जानता था वे नहीं कहेंगे। लेकिन उस घटना के बाद केडिया अपने जख्मी घमंड के कारण रूप सिंह के साथ बुरी तरह पेश आए। वे हर बात के लिए रूप की आलोचना करने लगे। वे उन्हें अयोग्य और बदतमीज कहने लगे और एक बार उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने रूप को ड्यूटी के समय रात में सोते हुए पकड़ लिया था। वे रूप को किसी भी तरह वहां से निकलवाने में लगे हुए थे, लेकिन दूसरे निवासियों ने उनका विरोध किया और इस तरह रूप वहीं रहे। नंबर 20, केडिया इस सच्चाई को नहीं झेल सके कि एक छोटे से सुरक्षाकर्मी ने उन्हें उलटकर जवाब दिया था, और वह भी इंग्लिश में। उन्हें पक्का विश्वास था कि ऐसा रूप ने अपने मित्रों के सामने अपने को ऊंचा दिखाने के लिए किया था, विशेषकर उन्हें इंग्लिश में जवाब देकर। नंबर 21, अपने घमंड में चूर हो उन्होंने शायद कभी महसूस भी नहीं किया था कि वे गलत भी हो सकते थे। वे हमेशा धनी रहे थे और धनी हमेशा सही होते हैं, और इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती थी। रूप ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ प्रतिक्रियावश नहीं किया, सिवाय इसके कि उन्होंने केडिया को सलाम करना बंद कर दिया। जब भी कोई केडिया के साथ होता था तो वे उस व्यक्ति को सलाम कर देते थे, लेकिन केडिया को अनदेखा कर देते थे। नंबर 22, यह उन दिनों की बात है जब मैंने रूप के बारे में उनसे हर शाम घर लौटते समय 10-15 मिनट बात करके उनके बारे में जाना। वे मेरे प्रति कृतज्ञ हो गए और बाद में उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया उस विशेष दिन मेरे हस्तक्षेप करने के लिए। उस समय तक दूसरे सुरक्षाकर्मी आसपास आने लग गए थे। रूप समाचार पत्र पढ़कर उन्हें दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया करते थे, जिनमें उनकी अधिक दिलचस्पी नहीं होती थी। उन्होंने रूप को अनौपचारिक रूप से अपना नेता मान लिया था, और मुझे यह सही लगा, क्योंकि जिस जाति से वे आते थे वह कभी लोगों और योद्धाओं का नेतृत्व करती थी। उनके पूर्वजों ने जरूर अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी होंगी मेवाड़ की सुनहली रेतों में। मुझे लगता है मैं बेवजह उनके बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। संभव है उनके पूर्वज प्रतिदिन के भोजन के लिए खेतों में कठिन परिश्रम करने वाले सीधे साधे किसान रहे हों, लेकिन कौन जानता है। नंबर 23, वे एक शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने इंटरमीडिएट तक पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ाई की थी, उसी कॉलेज से जिसमें मैं गया था, लेकिन थोड़े समय के लिए, और उनके बहुत बाद। मैंने उन्हें यह नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि संभवतः इससे उन्हें शर्मिंदगी होगी। उनके पिता एक किसान थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और इस कारण रूप को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी और नौकरी खोजनी पड़ी। जब उन्हें अपने मन लायक कोई नौकरी नहीं मिली तो वे वापस खेती करने लौट गए। उन लोगों के पास अधिक ज़मीन नहीं थी और उसके कुछ हिस्से को उनकी बहन के विवाह के लिए बेच देना पड़ा था। 15 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया था और उनकी पत्नी और एक बेटा
घर पर गांव में थे। खेत से समुचित कमाई नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने खेती को अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि पढ़ाई में उसकी अधिक दिलचस्पी नहीं थी और वे फिर से नौकरी खोजने लग गए। अंत में उन्हें बिहटा के नज़दीक एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी मिली, लेकिन 6 महीने बाद बिना वेतन और बिना किसी बदलाव की आशा के कारण उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी और पटना आ गए। एक नौकरी से दूसरी नौकरी करते हुए, कभी किराने की दुकान पर बिक्री में मददगार के रूप में, तो कभी निर्माण कार्य में मजदूर के रूप में। अंत में लगभग 4 महीने पहले उन्हें सुरक्षा एजेंसी में नौकरी मिली। बिना अपने पर थोड़ा भी तरस खाए वे मुझे ये सब बताया करते थे। फिर भी मैं उनके अपना आत्म संयम बनाए रखने के नीचे की उनकी लाचारी को महसूस कर सकता था। उन्होंने अपने परिवार को 6 महीनों से नहीं देखा था और कभी कभी वे बहुत दुखी हो जाते थे। नंबर 24, ऐसी पृष्ठभूमि के होते हुए भी वे आश्चर्यजनक रूप से अत्यंत ही जागरूक और बहुत पढ़े लिखे थे। उन्हें पढ़ना पसंद था और वे अक्सर मुझसे उन किताबों के बारे में बात करते थे जिन्हें उन्होंने पढ़ा था और उनके विषय में वे क्या महसूस करते थे। उनकी समझ बहुत गहरी थी। मुझे अनुभव हुआ कि उनकी आलोचनात्मक समझ मुझसे अधिक पैनी थी, जबकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। संभवतः इसलिए कि जीवन का मेरा अनुभव दूसरों को देखकर रहा है, जबकि निश्चित रूप से उन्होंने जीवन को अधिक समझदारी से जिया है। नंबर 25, यद्यपि मैंने हिंदी साहित्य को उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ा है जितना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ किताबें हैं और मैंने उन्हें दे दिया। किताबों में मुक्ति बोध की कविताओं का संग्रह है, रेणु की सभी कहानियां और दिनकर की रश्मि रथी। उन्होंने मुक्ति बोध को अगले दिन ही वापस कर दिया। नंबर 26, शाम में जब कोई भी लॉबी में नहीं होता था तो हम वहाँ के बेंच पर बैठ जाते थे और किताबों, कहानियों और हल्की फुल्की और जीवन के बारे में अनौपचारिक सामान्य बातें तब तक करते थे जब तक मैं अपना सिगरेट समाप्त नहीं कर लेता था और सीढ़ियों के ऊपर अपने घर नहीं चला जाता था। नंबर 27, उन्हीं दिनों के आसपास उन्होंने मुझे सलाम करना बंद कर दिया और मुझे खुशी थी कि उन्होंने ऐसा किया था। पता नहीं क्यों उस व्यवहार ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया था। खैर, हम सेना में तो नहीं थे। नंबर 28, उनके पास एक स्वेटर था जिसे वे हमेशा पहना करते थे, एक चमकीला भूरे लाल रंग वाला स्वेटर जिसे उनकी पत्नी ने भेजा था और वे उसे बड़ी शान से अपनी वर्दी के ऊपर पहनते थे। नंबर 29, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्होंने 100 रुपये अग्रिम के लिए मेरे पिता को एक पत्र भेजा था और उस पैसे को उनके अगले महीने के वेतन से काट दिया जाना था, क्योंकि अचानक घर भेजने के लिए पैसे ज़रूरी थे और उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी गुजर बसर करने के लिए भी। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं था और उन्हें अब अपने शिफ्ट में काम करने में परेशानी हो रही थी। वह एक छोटा और बहुत औपचारिक पत्र था। पिताजी बाहर गए हुए थे, इसलिए मैं पैसे लेकर नीचे उतरा और उन्हें दे दिया। मैंने मुन्ना के हाथों कुछ खाना भी उनके और अन्य सुरक्षा कर्मियों के लिए भेज दिया। नंबर 31, जब केडिया को मालूम हुआ तो वे मेरे नादानी पर हंस पड़े और रूप को उन्होंने एक आलसी और आश्रित व्यक्ति कहा। वे जोर से बोलने लगे कि संभवतः रूप और अन्य सुरक्षा कर्मी रात में पीते थे, क्योंकि कभी कभी उन्हें शोर सुनाई देता था और उनका सारा पैसा उसी में चला जाता था। मैं शांत रहा। नंबर 32, केडिया एक धर्मपरायण व्यक्ति हैं। वे मंदिरों को दान देते हैं, जागरण का नियमित रूप से आयोजन करते हैं और स्वयं हर सुबह 1 घंटे पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अजीब बात है कि उन्हें किसी दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं होता है। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि
किस प्रकार के ईश्वर में वे विश्वास करते हैं। निश्चित रूप से वे छोटी चीज़ों के ईश्वर होंगे। नंबर 33, 31 की रात में एक बड़ा अलाव जलाया गया और हमारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग की छत पर एक पार्टी रखी गई। चूँकि मैं बहुत सामाजिक प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पार्टी में शामिल होने ऊपर नहीं गया था। वहाँ जाने के बजाय मैंने माइकल एंजेलो एंटोनियोनी की शानदार फिल्म ब्लो अप केबल टीवी पर देखी। 11 बजे तक मेरे माता पिता घर आ गए थे और पुराने साल के गुजर जाने के बहुत पहले और नए साल के आते ही पार्टी की ठंडी सुस्त मौत हो चुकी थी। बहुत सारे परिवार नहीं आए थे और यह हमेशा ऐसे कार्यक्रमों में होता है। ज़रूरत से अधिक खाना खाने का ऑर्डर दिया जा चुका था और वह अब मेज़ों पर बिना छुए पड़ा था। चिकन, मीट, बिरयानी, पनीर, कोफ्ता करी, गुलाब जामुन के बड़े बड़े ढेर और उन सबों को खाने वाला कोई नहीं। 11:30 बजे के करीब महिलाएं नीचे आईं और बाकी बचे सज्जन शराब के नशे में खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे, खाने की क्या बात करें। नंबर 34, खैर उनमें से एक सज्जन को अपने सीने में दया का गहरा एहसास हुआ और उन्होंने मुन्ना को कहा, जो वहाँ हम लोगों की हरकत को देख रहा था और शराब को मिला रहा था, और मैं निश्चित हूँ कि वह स्वयं भी शराब की कुछ घूंट ले रहा था, मुन्ना बेटा नीचे आओ, नीचे जाओ और सुरक्षा कर्मियों को खाने के लिए ऊपर बुला लाओ। किसी को तो इन कमबख्त चीज़ों को खाना पड़ेगा। नंबर 35, इस तरह मुन्ना नीचे चला गया और सुरक्षा कर्मी ऊपर आ गए। रूप के सिवा सभी खाने पर टूट पड़े और संतुष्ट होकर नीचे चले गए। उनमें से 2 का अगली सुबह पेट खराब हो गया। जैसे ही रूप ने प्लेट उठाया और अपना खाना रखने लगे, केडिया उनकी तरफ आए और बोले, तो सिंह, मैं आशा करता हूँ अब आप भूखे नहीं हैं। शायद आपने अपने जीवन में इतना शानदार खाना कभी नहीं खाया होगा, इसलिए सावधानी से खाइए, बहुत ज़्यादा मत खा लीजिएगा। और फिर वे हंस पड़े और एक संरक्षक की तरह उन्होंने रूप की पीठ थपथपाई। रूप को लगा जैसे कि किसी ने उनके अंदर लंबे समय से छोड़े हुए पलीते को सुलगा दिया हो और वह धीरे धीरे उनके दिमाग में जा रहा हो। उन्होंने चुपचाप प्लेट को रख दिया और चले गए, इस बात को बखूबी महसूस करते हुए कि उनके पीछे सभी आंखें उन पर टिकी थीं। अन्य सुरक्षा कर्मियों ने रूप की प्रतिक्रिया को अनदेखा किया और भोजन का भरपूर आनंद लिया। नंबर 36, अब ये लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो अब मैं प्रारंभ करता हूँ लास्ट पॉइंट। आगे जो हुआ उसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है, संभवतः दुखद भी, लेकिन दुखद में एक तरह की शान जुड़ी रहती है जिसमें इस दुनिया के साधारण किरदार नहीं होते हैं। 31 दिसंबर को रूप रात की ड्यूटी पर थे। जब पार्टी खत्म हो गई और लोग सोने चले गए तो रूप लॉबी में बैठ गए और जो हुआ था उस पर सोचने लग गए। यह सब पुनर्निर्माण है, सब मेरा अनुमान है, क्योंकि प्रमाण सिर्फ भौतिक होता है और सचमुच कुछ भी नहीं कहता है उस मस्तिष्क के विषय में जिसमें कुछ होता है, सिवाय इसके कि वह संभवतः बहुत निराश और दुखी थे और बहुत दर्द और चोट से भरे हुए थे। उन्होंने संभवतः अपने परिवार के बारे में सोचा होगा, किसी काम का नहीं उनका भाई, लेकिन इसके बावजूद एक वफादार भाई, उनकी सुंदर पत्नी जो इतना होने के बावजूद अभी भी युवा लगती थी, और उनकी प्यारी धरती, उनके टूटे सपनों की उनकी अपनी धरती, जिसके एक हिस्से पर एक चमकता लाल झंडा एक हथौड़ी के साथ और एक हंसिया एक दिन अचानक दिखाई दिया था, और धरती का एक टुकड़ा हमेशा के लिए उनसे खो गया था, जैसे कि जादू से। उन्हें याद आया जब वे रोए थे उस रात अपनी पत्नी को कसकर पकड़े हुए, और वह भी चुपचाप रो रही थी।
और उनका बेटा उनकी बगल में शांत भाव से सो रहा था। उनके बेटे के उस सुंदर शांत चेहरे ने सुबह में उन्हें बाहर जाने और गांव छोड़ने पर विवश कर दिया था। सुबह के अंधेरे में लगभग 4 बजे उनके बेटे का चेहरा ही था जिसने अंततः उनके कोमल मानसिक संतुलन को विचलित कर दिया था। अपने नंगे हाथों से उन्होंने लॉबी को फाड़ डाला। अपनी मुट्ठियों से उन्होंने घूमने वाले दरवाजे के शीशे को तोड़ डाला। लकड़ी के उस बेंच को जिस पर बैठकर हम बात करते थे, प्लास्टिक की लाल कुर्सियों और इंटरकॉम सिस्टम को, सबों को उन्होंने तोड़ डाला। उनके हाथों से खून बुरी तरह बह रहा था। उंगलियां बहु जगह से टूट गई थीं। और उस रात जब दूसरे सुरक्षा कर्मी हरिपाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसके मुंह पर घूंसा जड़ दिया। उन्हें दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं था और सिर्फ जब हरिपाल 2 अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ लौटा और जब उन सबों ने उनकी पिटाई की तब वे शांत हुए। लेकिन उस समय तक लॉबी पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। हरिपाल हमें बताने आया और फिर मेरे पिताजी ने मुझे जगाया और हम सीढ़ियों से नीचे गए। थोड़ी देर बाद कुछ दूसरे निवासी भी पीछे पीछे आ गए। रूप गार्ड रूम में थे। उन लोगों ने उन्हें रबड़ के होस पाइप से बांध दिया था। उनका चेहरा फूला हुआ था और उनके हाथ बुरी तरह टूटे हुए थे। आंखें सूनी थी और उनमें कोई भाव नहीं था। वैसी आंखें जिन्हें हम दुनिया के दूर किसी कोने में किसी भूकंप, किसी सूखे या किसी चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की आंखों में बीबीसी के वृत्त चित्रों में देखते हैं। मैंने उनके हाथों और पैरों को खोल दिया, लेकिन वे वहां फर्श पर बिना हिले डुले बैठे रहे। केड़िया नीचे नहीं आए। बाद में मुझे पता चला वे क्यों नहीं आए थे। मेरे पिताजी और कुछ अन्य निवासी रूप को नज़दीक के एक नर्सिंग होम में ले गए। उनके हाथों में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे। शायद वे अपने हाथों से फिर कभी काम नहीं कर सकेंगे। मरम्मत से परे, मतलब इतने टूट गए थे, जिसे कहते हैं बियॉन्ड रिपेयर। इतने टूट गए थे कि उन्हें दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता था। हम लोगों ने सुरक्षा एजेंसी पर मुकदमा किया है। मुझे लगता है कि किसी को तो नुकसान का हर्जाना देना ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और यह चैप्टर लंबा था, तो इसलिए आपको बड़े धैर्य के साथ इस चैप्टर को 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आपने इस वीडियो को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपके लिए अच्छे क्वालिटी वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा, और यह मेरा वादा है। थैंक यू।